फिर अपन आज का टॉपिक नोसोकोमियल इन्फेक्शन पढ़ेंगे। नोसोकोमियल इन्फेक्शन आज का टॉपिक COMIAL। गुड मॉर्निंग सर। INF। हाँ संध्या, गुड मॉर्निंग। इन्फेक्शन INFECTION, नोसोकोमियल इन्फेक्शन। ये भी गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और जो लोग पुराने, हाँ गुड मॉर्निंग, पुराने स्टूडेंट जो हैं वो उनके लिए ये बात बता दें कि ये नोसोकोमियल इन्फेक्शन जो है वो इस वाले पूरे सीजन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट किसी टॉपिक को डिस्कस करने को कहेगा तो फिर अपन कल कर देंगे। कल भी थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि कल वोट पड़ना है मध्य प्रदेश में, तो अपन क्लास लेंगे नहीं लेंगे यहाँ सेंटर से हम पता करके और फिर उसमें ग्रुप में डलवा देंगे कि क्लास होगी कि नहीं होगी। डाउटफुल है अभी क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में कल चुनाव है, तो उसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपना वोटिंग करने जाएंगे और वोटिंग में बहुत टाइम लग जाता है। 9 बजे से 8 बजे से लाइन लगती है, तो इसलिए हम सेंटर पे बात करेंगे कल। हाँ गुड मॉर्निंग प्रजापति। कि स्टूडेंट की छुट्टी रखना है कि नहीं रखना है और हम ग्रुप में डाल देंगे, तो वो गुप्ता जी सूचित कर देंगे। जो लोग जुड़े नहीं है तो गुप्ता जी से जो ग्रुप है उसमें जुड़ के और पता कर सकते हैं। बाकी जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं वो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी अपनी उसमें अपन स्मॉल पॉक्स और जो चिकन पॉक्स बीमारी है उसका शुरू करेंगे एक नई क्लास, और ये नई वाली बुक से करेंगे क्योंकि इसमें बहुत डिटेल दिया। हाँ गुड मॉर्निंग दोलन बख्शी। और मैक्सिमम लोग जुड़ चुके हैं तो सूचना और हम बीच में भी दे देंगे। तो टॉपिक है नोसोकोमियल इन्फेक्शन, NOSOCOMIAL इन्फेक्शन INFECTION। तो नोसोकोमियल एक तरह का संक्रमण ही होता है और ये अस्पताल जैसी जगहों पर हो जाता है ज्यादा। कई बार अपन ने देखे कि अस्पताल जाते हैं अपन और मरीज को भर्ती करते हैं और उसकी हालत और बिगड़ जाती है। तो उसका कारण यही रहता है कि उसको इम्यून पावर उसका कम रहता है और उसके इम्यून पावर कम के साथ साथ उसको जो इन्फेक्शन अस्पताल में लग गया है तो वो इन्फेक्शन से उसकी हालत और बिगड़ जाती है, या उसके साथ जो अटेंडर जाते हैं जो वहां पर उसके साथ उसकी सेवा के लिए गए हैं वो बीमार हो जाते हैं। तो वो उसका कारण रहता है हॉस्पिटल का इन्फेक्शन का लगना। स्वास्थ्य देखभालों से जुड़ा ये संक्रमण उसी वक्त फैलता है जब आपको पहले से कोई बीमारी हो, अस्पताल के जिस वार्ड से HAI यानी कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन हो वो ICU है। ICU, ICCU और NICU, इनमें अंतर मालूम होगा। ICU का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसको अपन कहते हैं आकस्मिक चिकित्सा उपचार या यूनिट, इकाई भी बोलते हैं उसको, आकस्मिक चिकित्सा इकाई ICU। और वहां पर सभी प्रकार के पेशेंट जाते हैं जैसे कि हार्ट अटैक वाला, फांसी वाला, हैंगिंग वाला और फूड पॉइजनिंग, सल्फास पॉइजनिंग और जलने वाला सब ICU में जाते हैं। वहां से फिर प्राथमिक ट्रीटमेंट के बाद अगर पता लगता है कि इसको तो अटैक आया है तो उसको शिफ्ट कर देते हैं ICCU में। ICCU मतलब होता है इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट। इंटेंसिव यानी आकस्मिक, कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड, केयर यानी उसकी सुरक्षा करना और यूनिट मतलब इकाई। तो वहां पर ICCU में ऐसे ही डॉक्टर या नर्सेस रहते हैं जिन्होंने कभी हार्ट केयर के लिए जो है वो काम किया है, तो वो ICCU कहलाता है।
और NICU कहलाता है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। NICU न्यूनेटल, जो नए बच्चे रहते हैं उनमें भी अबगार स्कोरिंग होती है। पहले अबगार स्कोरिंग का मतलब होता है उसके जीने की कितनी संभावना, परसेंटेज नापते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि हाँ वो अभी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई कर रहा है तो उसको NICU में भेज देते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे ट्यूबलाइट लगे रहते हैं उसके गर्मी करने के लिए। तो NICU रहता है, उसको फुल फॉर्म है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, NICU। ये वाइवा में जो है वो इनके शॉर्ट फॉर्म के आते हैं, इसी कारण ये देख ले। ICU इंटेंसिव कार्डियक यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट, आकस्मिक चिकित्सा उपचार जिसको बोलते हैं। फिर वहां सभी प्रकार के गंभीर केस आते हैं और जब पता लगता है कि अटैक वाला केस है या हार्ट से रिलेटेड है तो उसको शिफ्ट कर देते हैं ICCU में, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट, आकस्मिक हृदय चिकित्सा इकाई बोलते हैं इसको हिंदी में। और बच्चों के लिए रहता है NICU न्यूनेटल इंटेंसिव कार्डियक यूनिट, या नवजात की आकस्मिक चिकित्सा इकाई। और इसके अलावा जो वार्ड्स रहते हैं उसमें जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, SICU और डीप ICU, जो जहां के हार्ट वगैरह के ऑपरेशन होते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह, उसमें 3 ICU रहती हैं। एक OT के बगल में रहती है डीप ICU, फिर सुपरफिशियल ICU और फिर कॉमन ICU। तो डीप ICU में जो है वो पेशेंट के पास कोई नहीं जाता, केवल ग्लव्स से, हाथ से कांच के दरवाजे से जाते हैं। इंद्रपाल जी NICU का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो लिख ले नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। नियोनेटल है ना नवजात बच्चे की आकस्मिक चिकित्सा इकाई। तो ये रहते हैं। फिर प्राइवेट वार्ड्स में जो मरीज के सर्जरी हो जाने के बाद शिफ्ट करते हैं, फ्रैक्चर के केस हैं इनको शिफ्ट करते हैं, या कोई गंभीर बीमारी को प्राइवेट में रख देते हैं। और ICU को मालूम ही है, जनरल वार्ड रहते हैं और भी कई डीलक्स, सुपर डीलक्स, ये सब प्राइवेट वार्ड के अंतर्गत आते हैं। इनमें ज्यादातर देखे होंगे कि जितने भी आ रहे हैं वो सब मरीज हैं। मतलब उस चीज का ध्यान रखें कि वो सब मरीज हैं और किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। और कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट है वो मलेरिया से पीड़ित है और वहां जाके उसको डेंगू भी हो गया, क्योंकि हो सकता है कि उस अस्पताल में डेंगू का कोई मरीज है और उसको मच्छर ने काटा और फिर मलेरिया वाले को भी काट दिया, तो मलेरिया के साथ साथ उसको डेंगू भी हो गया। तो ये कहलाएगा नोसोक्रोमियल इन्फेक्शन। साधारण सी बीमारी जैसे कि फ्रैक्चर के केस में उसकी हड्डी टूटी और उसको अस्पताल में भर्ती कर दिए, वहां पर इन्फेक्शन की भरमार रहती, क्योंकि पेशेंट की भरमार रहेगी तो बीमारियों सहित आएंगे पेशेंट, क्योंकि नॉर्मल आदमी तो घर पे रहता है या अपने काम में लगा रहता है। अस्पतालों में जाते हैं बीमार, वो बीमारियों का इन्फेक्शन दूसरे मरीजों को या उनके अटेंडर को जो लग जाना है, वही नोसोकोमियल इन्फेक्शन के अंतर्गत आता है। जहां डॉक्टर गंभीर बीमारियों को इलाज करते हैं, इस वजह से ICU से यह संक्रमण ज्यादा फैलता है। स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ा यह संक्रमण बहुत आम है। अस्पताल में भर्ती होने वाले 10 में से 1 मरीज को इस संक्रमण हो जाता है और इसका असर मरीज को किसी भी उम्र में हो सकता है। कई बार डिलीवरी होती है और उनको सावधानी से डिलीवरी वाले पेशेंट को डिलीवरी वार्ड में ले जाना चाहिए, और जगह न हो पाने के कारण उसको जमीन में सरकारी अस्पतालों में या अगर ICU या जनरल वार्ड में रख देते हैं। वहां जो ऑलरेडी मरीज है
उनका इन्फेक्शन लग जाता है, क्योंकि जस्ट डिलीवरी के बाद बच्चे का और माँ का जो इम्यून पावर है वो कम हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं अपन जिसको, और उसके आसपास के मरीजों को इन्फेक्शन लगने की संभावना रहती है, आशंका रहती है। अब यहाँ पर इसी कारण जो व्यवस्था है, चूंकि हमने हॉस्पिटलों में लगभग 5-7 साल काम किए, वहाँ की व्यवस्था हमने ये देखे कि हर महीने एक ड्यूटी रोस्टर बनता है, और जितने भी आईसीयू के कर्मचारी हैं उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए हर 1 महीने के अंतराल में उनको दूसरे जगह, ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर कि इन्फेक्शन कम है। जैसे आईसीयू वालों को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, वहां पर इन्फेक्शन कम रहता है। प्राइवेट वालों को आईसीयू में डाल देते हैं, जनरल वालों को डीप आईसीयू में डाल देते हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति पे समानांतर रूप से किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन का एक्सपोजर ना पड़े, उन पे प्रभाव ना पड़े। तो इस तरह से ये चेंज करते जाते हैं, डॉक्टर्स की ड्यूटी, नर्सेस की ड्यूटी, और जो सफाई कर्मी है उनकी ड्यूटी। इसमें सबसे ज्यादा चतुर्थ श्रेणी के जो सफाई कर्मी रहते हैं वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो मरीज का निकला हुआ प्लास्टर, पस और आईवी सेट, ग्लूकोज की बोतल, ये सब अपन ने कचरे का प्रबंधन पढ़े थे इसके पहले, तो उनसे जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होने के कारण चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो है वो ज्यादा प्रभावित होते हैं, और 8-15 दिन में बीमार हो जाते हैं, फिर छुट्टी लेते हैं, गोली दवाई खाते हैं, फिर से ड्यूटी पे आते हैं। और बार बार बीमार होने से यदि किसी दिन कोई गंभीर संक्रमण के लपेटे में आ जाए तो फिर वो लंबी छुट्टी या किसी दूसरी बीमारी की आशंकाएं पनपने लगती। अब ऐसे नोसोकोमियल इन्फेक्शन के लक्षण देखें तो नोसोकोमियल इन्फेक्शन के लक्षण सामान्य तौर पर 48 घंटे बाद दिखाई दे जाते हैं। कोई अस्पताल गया, किसी को देखने गया, या भर्ती मरीज है और उसमें अगर नोसोकोमियल इन्फेक्शन हुआ है तो 24 घंटे बाद ही उसको फीवर आने लगता है, 48 घंटे बाद उसकी हालत और खराब हो जाती है। फिर उसको उस बीमारी के साथ साथ ऐसी बीमारियों के भी देना पड़ता है जो अनआइडेंटिफाई हो। वहीं कुछ अस्पतालों में डिस्चार्ज होने के 3 दिन बाद ही संक्रमण असर दिखाना शुरू करता है। कभी कभी मरीज को इन्फेक्शन लगा और उसी दिन उसका डिस्चार्ज है, तो वो डिस्चार्ज होकर जब घर जाता है तो वहां पर उसके सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। वहीं ऑपरेशन के 30 दिन के बाद ये लक्षण दिखाई देते हैं। ऑपरेशन हुआ और पोस्ट ऑपरेटिव ये जो प्रॉब्लम्स रहती है, पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट सर्जिकल प्रॉब्लम्स, तो उसमें सर्जरी हुई और जिस ओटी में उसकी सर्जरी हुई थी उसके पहले कोई ऐसी हेपेटाइटिस बी या ऐसा मरीज जिसकी सर्जरी के लिए ओटी में लाया गया था, उसके बाद फ्रैक्चर वाले को ले आए, बिना फ्यूमिकेशन किए, तो उसका इन्फेक्शन उसमें चला जाता है, जो धीरे धीरे ग्रो करता है। वो डिस्चार्ज होने के 30 दिन बाद वो लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जब कोई अस्पताल से घर आता है तो अन्य सदस्य भी संक्रमित हो जाते हैं, जो घर के दूसरे सदस्य रहते हैं वो भी संक्रमित होने के चांसेस रहते हैं। अस्पतालों में अपने इंडिया में एक ट्रेंड है कि यदि कोई अस्पताल में भर्ती है तो उसको देखने के लिए पूरी भीड़ पहुंच जाती है। तो ये आपके संस्कार हैं और आपका भलमनसाहत है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका चहेता है, नेता है या घर का सदस्य है तो जाना चाहिए। परंतु इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए मास्क की सुविधाएं दी है, यूनिफॉर्म की सुविधाएं दी है, टोपी है और एप्रॉन है, दूसरी ड्रेस चेंज करके जाते हैं, उन सब चीजों का ध्यान रखें। बल्कि कोशिश ये होना चाहिए कि आप उस मरीज को जब डिस्चार्ज हो जाए तब घर देखने जाएं, क्योंकि वहां पर भीड़ लगाने से इन्फेक्शन ही बढ़ेगा। प्यार तो बाद में बढ़ेगा मगर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि अपने इंडियन कल्चर में फिर वो मरीज आपको लाना देता है कि हम भर्ती रहे इतने दिन, तुम एक भी दिन आके देखे नहीं। तो एक आध दिन आप जा सकते हैं और पूरे प्रिकॉशन के साथ। वहां पर जो पिकनिक टाइप का मनाने पहुंच जाते हैं, 5-25 लोग चादर बिठा के बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं, तो ये भी तो सोचें कि उस जगह पे जो है वो कोई पिकनिक स्पॉट तो है नहीं, वहां पर कितना इन्फेक्शन होगा इसका काउंटिंग नहीं कर सकते।
माइक्रोस्कोप से देखने पे ही पता लग सकता है। ये नोसोकोमियल इन्फेक्शन बहुत खतरनाक हो सकते हैं। वहां पर आसपास मरीज जाते रहते हैं बैसाखी पहन के, स्ट्रेचर पे, व्हील चेयर पे, उनके इन्फेक्शन लग सकते हैं। इस चीजों का ध्यान रखें। अब नोसोकोमियल इन्फेक्शन के प्रकार देखते हैं अपन, कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं। उसमें सबसे कॉमन है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई जिसको अपन बोलते हैं। तो यूटीआई होना कॉमन प्रॉब्लम रहती है। ये यूटीआई उस समय भी हो जाता है जब कोई व्यक्ति बार बार पब्लिक यूरिनल या सुलभ कॉम्प्लेक्स का उपयोग करते हैं। कई ऐसे बिजनेस रहते हैं या व्यवसाय रहते हैं जहां पर उनके कमरे के अंदर या दुकान के अंदर यूरिनल की सुविधा नहीं रहती। तो या तो वो बाहर चले जाते हैं अपनी दुकान के आसपास पीछे बाजू में, या फिर सुलभ कॉम्प्लेक्स का सहारा लेते हैं यदि भीड़ भाड़ वाले इलाके में है तो। सुलभ कॉम्प्लेक्स में 25 तो बीमारियों के लोग टॉयलेट करने आते हैं। तो वहां से जब वो लौटते हैं तो जो जेनाइटल पार्ट खुलते हैं यूरिनेशन के समय खुले रहते हैं, वो इन्फेक्शन उनमें चला जाता है जो यूटीआई का कारण बनता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। दूसरा रहता है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। जो जहाँ सर्जरी हुई है वहां पस नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो टांके जो है वो फिर टूट जाते हैं। तो इसी कारण सर्जरी वाले को जैसा सलाह दी जाती है कि ज्यादा घूमे फिरे ना, कहीं यात्रा पे ना जाए जब तक कि वो सर्जिकल वुंड पूरा भर ना जाए। और यदि मान लो नहीं भरता है तो वो सर्जिकल इन्फेक्शन का कारण बनता है। तीसरा है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है वो मस्तिष्क ज्वर को कहते हैं अपन। और मेनिंजाइटिस का कीटाणु जो है वो व्यक्ति के नोज में, माउथ में रहता है। कोई वहां खांस रहा है, बोल रहा है तेजी से, छींक रहा है, उबासी ले रहा है, तो वो इन्फेक्शन उसके माउथ और नोज से निकल कर और दूसरे व्यक्ति जो उसके आसपास है वो जाके पहुंचा देता है मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस कई बार जो है वो लेटेंट रहती है, मतलब उसके कम कीटाणु रहते हैं और पेशेंट को पता नहीं चलता कि उसको मेनिंजाइटिस। और बाद में जैसे जैसे सिम्टम्स ज्यादा होते जाते हैं तो वो मेनिंजाइटिस में रूप में बदल जाते हैं। फिर चौथा है निमोनिया। निमोनिया जो कि एक रेस्पिरेटरी की बीमारी है, बच्चों को ज्यादा होती है। अब ये ठंड के दिन जो आ रहे हैं उसमें निमोनिया, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस जैसे इन्फेक्शन का सीजन आ गया। आप थोड़ा सा भी अगर हवा के एक्सपोजर में रहेंगे तो आपको तुरंत म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाएगी, नाक बहने लगेगी, मुंह में छाले हो जाएंगे, लेटरिन की जगह पे जो है वो जलन होने लगेगी। तो जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन वाली पार्ट है, ये सीजन शुरुआत हो गई है, इसलिए गर्म कपड़े के साथ साथ गर्म टोपा, मास्क, हाथ में ग्लव्स जो ऊनी आते हैं, गर्मी के मोजे कंटिन्यू पहन के रखें। तो उससे अपने बॉडी का ब्लड गर्म रहेगा। और जैसे कि सभी डॉक्टर्स हैं तो सबको मालूम है कि ये हार्ट अटैक का भी सीजन रहता है। मल्टीपल पेशेंट जो हार्ट जिनका वीक रहता है वो इस ठंड में के मौके पर अटैक आने के पूरे चांसेस रहते हैं। ऐसा क्यों होता है कुछ लोग पूछते हैं, तो हम बता देते हैं कि ठंड के दिनों में हमारे बॉडी में जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये मेंटेन रहना चाहिए। मतलब उतना ही टेम्परेचर रहना चाहिए। उतना ही टेम्परेचर तब रहता है जब हम अपने आप को पूरी तरह कवर करके रखें, और या जैसे जर्नी में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं तो कांच बंद रखें। यदि टू व्हीलर से जा रहे हैं तो अपने आप को पूरा कवर करके हेलमेट पहन के और रखें, ताकि किसी भी प्रकार के कान से, नाक से, माउथ से ओपन एयर एक्सपोज में ना आए। और अब ऐसी स्थिति में अपने बॉडी का टेम्परेचर जब गिरता है तब खून जो है वो ठंडा होता है। जैसे मान लो आपके तलुए ठंडे हैं या हाथ ठंडे हैं, तो उनको गर्म करने के लिए ब्लड जो है वो वहां तक पहुंचता है। अब वहां तक पहुंचेगा। अनुराधा सिंह कुछ बोल रही है क्या? ठीक है। तो ब्लड जो है वो वहां तक पहुंचता है उनको गर्म करने के लिए, गर्म तरम करने के लिए पहुंचता जरूर है, तो वो खुद ब्लड ठंडा हो जाता है। ये परासरण का जो नियम है, स्टील की ग्लास में अगर आप गर्म पानी डालेंगे तो पानी जो है वो थोड़ा ठंडा होगा मगर स्टील की गिलास गर्म हो जाएगी।
तो क्योंकि ये परासरण या हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हीट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अनुराधा जी म्यूट प्लीज कर दिए, गोपाल सिंह जी अनुराधा जी को म्यूट कर दिए। तो ऐसे ही परासरण के नियम के अनुसार जब खून, जो गर्म खून है वो ठंडी जगह पे जाता है गर्म करने के लिए, तो ब्लड को ठंडा हो जाता है, और ये ठंडा ब्लड जो है वो हार्ट बर्दाश्त नहीं करता, उसको गर्म खून चाहिए, क्योंकि हार्ट की जो मसल्स हैं वहां से जो एंजाइम्स लिबरेट होते हैं, तो उनको गर्म खून को ही कर पाते हैं, और ठंडे में जो है वो नहीं हो पाता। तो इसी कारण जब भी ठंडा होगा खून, इसी कारण ठंडे प्रदेश हिमालय में चढ़ने वाले ये लोग हार्ट अटैक से ही मौत हो जाती है। कुछ मिलिट्री मैन हमारे जो जवान हैं वो ठंडी जगह पे ड्यूटी करते हैं और उस पूरी तरह कवर रहते हैं, देखते होंगे, और शराब का भी सेवन करते हैं ताकि वो गर्म रहे, और आग जला रहते हैं और तापते रहते हैं। तो उसका कारण ही ये रहता है कि ठंडक नहीं होना चाहिए। जहां भी ठंड का एक्सपोजर होगा और वो एकदम से हार्ट फिर लोड नहीं ले पाता। हार्ट हमारे शरीर का मोटर है, जैसे मोटर चलती कब है, जब पानी मिलता रहा है। अगर उसमें पानी खत्म हो जाता है तो मोटर जल जाती है, जिसको बोलते हैं। वही वो है, ऐसा कि अगर ब्लड नहीं मिला और नीचे से ब्लड नहीं लौटा, ठीक हो गया ब्लड, गाढ़ा हो जाता ब्लड, तो ऐसी ठंडक में, जैसे अपन देखते हैं फ्रीज में पानी जम जाता है, ऐसी ठंडक के कारण हमारे खून जो है वो जमने लगता है, क्लॉट होने लगता है या गाढ़ा हो जाता है, तो हार्ट लोड नहीं ले पाता। खासकर 70-75 की एज में, और जो हार्ट पेशेंट है उनको पूरी तरह कवर करके रहना चाहिए। और इस संक्रमण के लक्षणों में कफ, खांसी, सांस लेने में परेशानी, सिर दर्द, डायरिया, दस्त और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो अस्पताल से लौटने के बाद होती है अटेंडर को या पेशेंट को। वही नोसोकोमियल इन्फेक्शन के अंतर्गत आता है। इसका कारण हो सकता है बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सब नोसोकोमियल इन्फेक्शन है, जिसमें से 90% बैक्टीरिया से संक्रमण फैलता है। जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उसे ये संक्रमण जल्दी लग जाता है। यह संक्रमण एक से दूसरे में फैलता है, इस वजह से साफ सफाई पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और अस्पताल जब भी जाते हैं तो वहां पर अब सैनिटाइजर का उपयोग होने लगा है। सैनिटाइजर का उपयोग करके समय समय पर उसको वॉश करते रहें अपने हाथ को। अगर आप अस्पताल से लौटे हैं तो हाथ पैर जो है वो डेटॉल से या सैनिटाइजर से जो है वो साफ करें, धोएं। अपन मरीज भी देखते हैं तो पल्स देखने के बाद, ब्लड प्रेशर देखने के बाद अपने हाथों की उंगलियों में, हाथों में इन्फेक्शन लग जाता है तो उसको तुरंत सैनिटाइज करें, और किसी टॉवल से ना धोएं, उसको सुखा लें गर्म हवा से, या हवा से सुखा लें, या थोड़ी देर वैसे ही रहने दें तो अपने आप सूख जाता है। टॉवल वगैरह से साफ करने से ऐसा होगा कि जो टॉवल में इन्फेक्शन है वो फिर आपके हाथ में लगेगा, इसी कारण ऐसा ध्यान रखना पड़ता है। इलाज, इन्फेक्शन के हिसाब से भी इसका इलाज होता है। ये जरूरी कि नहीं कि इस इन्फेक्शन में सभी के लक्षण एक जैसे दिखाई दें। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग टाइप के लक्षण दिखाई देते हैं, और इसके बाद भी अगर आप ठीक नहीं हो रहे तो फिर जो है वो मरीज अपने पास आता है, और अपन उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि इस बीच कहीं कोई अस्पताल में इसमें उसमें आप गए थे क्या, तो वो बताएगा, तो उस हिसाब से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसको दिया जाना चाहिए। घरेलू जो उपाय हैं या उपचार है, वो घरेलू उपचार, अब घरेलू के पहले ये बता दें कि जो पहले इन्फेक्शन होगा नोसोकोमियल, उसका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है या जांच है, वो सब उसी मेथड के अंतर्गत आएगी जो अपन अलग अलग बीमारियों में करते हैं, जांच करके पता लगा के उसका ट्रीटमेंट करते हैं। घरेलू उपचार और जरूरी जानकारी के अंतर्गत खान पान अच्छा रखना चाहिए, गर्म भोजन करना चाहिए ठंड के दिनों में, ताकि इम्यून पावर बना रहे। हेल्दी भोजन करें, बासी भोजन ना करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। लक्षण दिखाई देने पर तुरंत जो है वो जांच करवा के और ट्रीटमेंट लें और आराम करें। शरीर को आराम देना पड़ता है। तरल पदार्थ का सेवन, जैसे कि जूस है, सूप है, दूध है, इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए। इसमें एक अनानास जो रहता है ये बॉडी का इम्यून पावर बढ़ा देता है। तो ऐसे नोसोकोमियल इन्फेक्शन
से जो लोग अस्पताल में या डॉक्टर्स हैं ऐसे जो नर्सिंग होम्स में मेन हॉस्पिटलों में काम करते हैं उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जब वो क्लिनिक से या घर से क्लिनिक से अस्पताल से अपने घर आते हैं तो ये भी ध्यान रखें कि आते ही साथ अपने बच्चों को गोद में ना लें। छोटे बच्चों को अपने मदर फादर के पास, जो बुजुर्ग हैं उनके पास एकदम ना जाए। बाहर से घूमने के बाद हाथ सैनिटाइज करें, कपड़े झटक के फिर से पहने और उसके बाद फिर बच्चों के साथ या पत्नी के साथ संपर्क करें। तो ये नोसोकोमियल इन्फेक्शन का जो टॉपिक है वो छोटा है और इसलिए ये टॉपिक जल्दी खत्म हो गया। और अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो हमारे से पूछ सकते हैं, फिर अपन आगे की प्लानिंग बता देंगे। सर ये खून गाढ़ा होने का कारण क्या है सर? खून गाढ़ा होने का कारण ये रहता है कि जब भी कभी खून गर्म रहता है, जैसे अपन घी को गर्म करते तो पतला हो जाता है और ठंडा रहेगा तो वो गाढ़ा हो जाता है। तो ठंडक में क्या होता है कि खून गाढ़ा रहता है, इसलिए अपने शरीर में 98.4 टेम्परेचर हमेशा बना रहता है, जिसके कारण यूरिन भी गर्म होती है, फीसेस भी गर्म होती है, अपनी जो सांस निकलती है वो भी गर्म होती है। अब अगर ये सब चीजें ठंडी हो जाएंगी तो खून गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि ठंडक में आरबीसी की जो आसपास की मेम्ब्रेन रहती है वो सेल से चिपक जाती है। सेल मेम्ब्रेन अपन ने लास्ट लेक्चर्स में बताए थे, तो वो सेल से चिपक जाती है फैलने की बजाय, उससे चिपक जाती है क्योंकि गर्मी खत्म हो जाती है, तो इसके कारण गाढ़ा हो जाता है। हार्ट के पेशेंट को अक्सर हमने देखा है सर, उनका खून जो है बहुत गाढ़ा होता है। हाँ, इसलिए तो इकोस्प्रिन चलती ना, इकोस्प्रिन टैबलेट देखते होंगे जिसमें कि डिस्प्रिन और एस्प्रिन कंटेंट रहते हैं, तो ये खून को पतला करने का काम करते हैं। पहले एक टैबलेट आती थी डिस्प्रिन, उसको पानी में घोल के पिया जाता था, डिस्पर्सिबल रहती थी। तो वो डिस्प्रिन से होता ये था कि सिर्फ उन्हीं मरीजों को देना चाहिए जो सिर दर्द की दवाई थी, वो एक्चुअली हेडेक की मेडिसिन थी, तो उन मरीजों को देना चाहिए जो जिनका ब्लड गाढ़ा है, परंतु वो सभी को दे दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में जिनका ऑलरेडी पतला है तो फिर मसूड़े से, दांत से, नाक से खून निकलने की कंप्लेंट हो जाती थी, इसलिए डिस्प्रिन टैबलेट बंद हो गई। सर वो तो एनाल्जेसिक हाँ, एनाल्जेसिक एज ए प्राइमरी, उसमें एनाल्जेसिक में आइबुप्रोफेन रहता है, परंतु ये सर पेशेंट हाइपोटोनिया हुसैन साहब हो सकता है सर हम एज ए प्राइमरी हेल्थ वर्कर हम जब काम करते हैं फील्ड पे तो हमको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए हर एक इसमें, वो भी हमको बताइए सर। हाँ, मरीज की स्थिति देख के सावधानी रखते हैं। अगर नॉर्मल मरीज आया है, आपको छोटी मोटी कंप्लेंट कर रहा है तो ज्यादा सावधानी की जरूरत नहीं रहती, परंतु हाँ उससे कम से कम 3 फुट दूर बैठ के ही मरीज को देखना चाहिए। मरीज को अगर छीने की आवश्यकता है तो अपन पहले अपना हाथ सेवलॉन से धोएं, उसके बाद उसका पल्स रेट लेते हैं, पल्स बीपी चेक करें। ये सब चेक करने के बाद अपने एब्डोमेन चेक किए लिटा के और उसके आंख नाक से सब देखे। इसके बाद मरीज को 2 या 3 फुट दूर बिठा देते हैं और पहले अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं। मास्क का इस्तेमाल हमेशा करें, मास्क पहन के ही जो है वो मरीज को देखें। जब कोई मरीज ना हो तो अपना मास्क उतार दें, मगर जैसे ही मरीज आता है तो वो गले में टंगा रहता है मास्क, उसको अपन जो है वो वापस मरीज के जाने के बाद जो अपने पास सैनिटाइजर है वो थोड़ा स्प्रे कर देते हैं आसपास, ताकि कोई अगर इन्फेक्शन उससे लगा हो तो वो ठीक हो जाता है। अस्पताल की ड्यूटी से संबंधित हमने बताई दी है कि इतने सारे प्रिकॉशन रखते हैं। और जब आप यहाँ से फुर्सत होकर घर पहुंचे तो घर पहुंचते साथ ही अपन ने बताया कि बच्चों को गोद में ना लें, पत्नी के गले ना लगे, माँ बाप के पास जल्दी से जल्दी ना बैठे, पहले अपने आप को जो है वो कर लें, सैनिटाइज कर लें और उसके बाद कपड़े झटक के दूसरे पहन लें, कपड़े जो पहन के आए वो धुलने डाल दें और उसके बाद फिर बैठ के बाल बच्चों से उससे बातचीत करें। ये सावधानी रखना है हुसैन साहब। सर पेशेंट थैंक यू सर। क्या कॉमा में
हाँ हेलो। हाँ जी सर, हाइपोथर्मिया कोमा में बोलिए राजपूत जी। होने से हाइपोथर्मिया, हाँ, जो शरीर ठंडा हो जाता है उसी को हाइपोथर्मिया कहते हैं। लो ब्लड प्रेशर हो जाता है मरीज का ठंड के दिनों में, और लो बीपी को कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। प्रमोद कुमार गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जैसे किसी का हीमोग्लोबिन 19-20 हो जाता है तो उसमें भी सर ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो वो क्या करना चाहिए? हाँ, कई बार पेशेंट का जो है वो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो उसके लिए जो है वो इकोस्प्रिन 75 mg या 150 mg देते हैं, जिसमें एस्पिरिन की मात्रा रहती है। इकोस्प्रिन देते हैं तो जल्द से जल्द 1 महीना उसको चलता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, परंतु उसका हीमोग्लोबिन भी कम होना चाहिए। हीमोग्लोबिन अगर 17, 18, 18, 19 है, तो उसके हीमोग्लोबिन को कम करने के लिए उसको भोजन की जो क्वालिटी है, वो एक तो डाइट उसकी एकदम कम कर देना चाहिए, और क्वालिटी आप भोजन उसको ज्यादा क्वालिटी का नहीं देते, फिर ना ड्राई फ्रूट देते, ना फ्रूट्स देते, ना कुछ देते। उसको सिंपल दाल चावल रोटी खाने की सलाह दी जाती है, और साथ ही साथ उसको कह दिया जाता है कि जितना आप खा रहे हैं उससे 2 या 3 गुना वर्क करें। तो ज्यादा काम करेगा वो, ज्यादा रात को जगेगा, एक्सर्ट हो जाएगा। एक्सर्ट यानी कि परेशान हो जाएगा, तो उसका हीमोग्लोबिन अपने आप कम होने लगे। जैसे कोई मरीज है, बहुत ज्यादा काम करता, खाता पीता नहीं है, तो उसका हीमोग्लोबिन 6-7 हो जाता है। तो वो वाली नीति अपनाते हैं अपन कि काम ज्यादा और खाना कम, तो अपने आप धीरे धीरे वो जो प्रोसेस है उसमें यूटिलाइज होगा आरबीसी और हीमोग्लोबिन, और उसका हीमोग्लोबिन गिरते जाएगा। बाकी इकोस्प्रिन चल सकती है। कुछ आध्यात्मिक इसमें चूंकि लिखा हुआ है कि शिवलिंग पे पानी चढ़ाने से भी जो है वो ब्लड पतला हो जाता है, तो कई हमने ऐसे प्रयोग भी किए, तो उसमें उसके रिजल्ट भी मिले कि शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाने से। ये आध्यात्मिक चीजें हैं, ये अपन चूंकि यहाँ हिंदुस्तान में ये चीजें लागू होती हैं, तो इसी कारण उससे भी लाभ। हम उज्जैन में थे जब, तब किसी पेशेंट साइंस इस चीज को मान्यता नहीं देता ना सर। इसकी हाँ सर, साइंस इस चीज को मान्यता नहीं देता ना मगर सर। चूंकि बुक में, हाँ, साइंस नहीं देता, मगर हेल्थ की डेफिनेशन में लिखा कि स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक भी होना चाहिए व्यक्ति को, तभी वो स्वस्थ माना जाता है। साइंस इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि अपन उसका कोई प्रूफ नहीं दे पाते ना। जैसे कि साइंस ये नहीं मानता कि भाई भगवान कोई चीज होती, पर ये मानता है कि कोई ना कोई पावर होता है। हाँ कौन? साइंस तो ये भी नहीं मानता ना सर घरेलू उपचार को, लेकिन घरेलू उपचार में सिर्फ बहुत सारी बीमारियां को इलाज घरेलू उपचार हाँ सर किया जाता है। कोई तो उसी आयुर्वेदिक में है ना इसकी मान्यता सर, घरेलू उपचार की। तो हाँ, आयुर्वेदिक में है ना। अपन तो सभी बीमारियों का सब लेके चलते हैं, तो इसी कारण उसमें भी जो है वो आध्यात्मिक है। दूसरी बात क्या है कि अपन किसी मरीज को ये बात नहीं बता सकते। मरीज को बताएंगे तो वो बोलेंगे ये इलाज की बजाय हमारे को जो है वो इस तरह की सलाह दे रहे हैं। ये तो अपन क्लास ले रहे हैं, तो उसमें जो है वो शामिल किए तुलसी के पत्ते हैं जैसे, तो ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हुए, आयुर्वेदिक मानते हैं। तो इस तरह से सभी चीजें और भी बहुत सारे हम बताते नहीं कभी, मगर ये चूंकि ब्लड गाढ़ा करने वाले की बात आई है तो ये हमने बताया। सैन मंसूरी जल्दी पूछ लो, फिर खत्म करेंगे क्लास। सर यूरिक एसिड बढ़ जाने पे क्या करना चाहिए, कौन से मेडिसिन देना चाहिए? यूरिक एसिड बढ़ने, हाँ, पानी की मात्रा बढ़ा देना चाहिए पेशेंट की, और उसको पेशाब रोकने की सलाह बिल्कुल ना दे। अगर तो यूरिन लगी है तो तुरंत यूरिन जाने दें और पानी की मात्रा बढ़ाएं यूरिक एसिड से, और उसने टमाटर और अंकुरित चीजें बिल्कुल खाने पीना बंद कर दें, दाल बंद कर दें। हाँ बोलो मंसूर। सर, पेशेंट को जब डिस्चार्ज करते हैं तो जीडीए का क्या इम्पोर्टेंस होता है, उसमें क्या भूमिका निभाता है?
GDA वो पेशेंट का पूरा वो बनाना, डाटा बनाना। हाँ, तो वो उसी में भी तो इन्फेक्शन भी आता है कि डिस्चार्ज के बाद उसका जो ग्रेडिंग देते हैं अपन, कि डिस्चार्ज के बाद मरीज की क्या स्थिति रही, तो वो इन्फेक्शन देखने के लिए ही रहती है। कि ऐसा तो नहीं कि मरीज को अस्पताल से कोई इन्फेक्शन मिल गया और फिर वो ठीक नहीं हुआ, या कितना ठीक हुआ, या कंप्लीट रिकवरी हो गई, तो वही उसी के अंतर्गत आता है, वो इन्फेक्शन में ही नोसोकोमिया। जी जी सर, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो अंजलि। सर वो हाथ कभी कभार ठंडे पड़ जाते हैं, गर्मी में भी और ठंडी में भी, तो ऐसा क्यों होता है? वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। न्यूरोलॉजिकल मतलब नस से रिलेटेड है और वो ब्रेन से कंट्रोल होती है, और उसके लिए जो है वो ट्रीटमेंट चलता है। काली फास वगैरह होम्योपैथी में आती है, काली फास और एक और। हाँ, ठंड में तो होते हैं, गर्मी में भी किसी किसी के हाथ ठंडे रहते हैं, और उसका ब्लड प्रेशर चेक करके देखें आप कि अगर लो बीपी है तो फिर उसको बढ़ाने के लिए कॉफी वगैरह पिलाएं उसको, या जो भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, ग्लूकोज की बोतल है, वो दे सकते हैं। परंतु पहले ऑब्जर्व कर लें कि उसको ठंडे क्यों हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो की वजह से या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है सर। हेलो। अब कल का हम पता हाँ बोलो प्रियंका। सर अगर किसी को हार्ट लीकेज है 0.01 mm की, वो ठीक हो सकती है कंप्लीट? हमारे को थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, फिर से बोलें। सर अगर किसी पेशेंट को हार्ट लीकेज की प्रॉब्लम है 0.01 mm की, तो क्या वो कंप्लीटली ठीक हो सकती है? हाँ, हार्ट लीकेज नहीं कहलाता, वो वाल्व लीकेज कहलाता है। उसमें वाल्व जो है वो कम्प्लीटली वो नहीं करते, ऊपर नीचे जो ब्लड है वो ऊपर एट्रियम में चला जाता है, जबकि उसको नीचे से ऊपर से नीचे जाना चाहिए वेंट्रिकल में, परंतु उसके 0.5% मात्रा अगर ऊपर आ रही है तो वो कहलाता है वाल्वुलर इनसफिशियंसी, या माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन भी कहलाता है, और वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, मेडिसिन से ठीक हो जाती है। मेडिसिन अगर पेशेंट की उम्र ज्यादा है तो फिर वाल्वक्टॉमी करना पड़ता है, और अगर कम है तो मेडिसिन से ठीक हो जाती है, दवाइयों से। सर ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि बोलो। प्रेगनेंसी में सर मैं तो अच्छी से डाइट लेती हूँ, हर चीज ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो फिर हमें सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूलती है और कमजोरी, फीवर भी आता है। हीमोग्लोबिन कितना है? हमारा अभी शुरू में था 10.11 और अभी 3 मंथ के बाद 8.4 निकला। हाँ, तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी 6 चल रहा है। हाँ, तो 6 मंथ के बाद 7 मंथ से जो है वो मैक्सिमम ब्लड जो है वो ये फीटस लेता है, तो से 7 तक हीमोग्लोबिन जाता है, परंतु वो फॉल्स जो हीमोग्लोबिन का गिरना जो रहता है वो फॉल्स रहता है, क्योंकि जैसे ही डिलीवरी होती है तो अपने आप फिर से कि 9 हीमोग्लोबिन आ जाता है, क्योंकि जो बच्चे के आसपास मेम्ब्रेन रहती है वो उसमें चला जाता है। तो सांस फूलना ये करना, ये तो डाइट अच्छे से रखें। और कई लोगों को जो प्रेगनेंसी के दौरान ऊपर आ जाता है बच्चा, ऊपर मतलब पेट ऊपर बढ़ जाता है, तो डायफ्राम से सांस लेने में परेशानी होती है, मगर उसका कोई दिक्कत नहीं है। उससे अपने आप को आराम ज्यादा दें और खाना पूर्ति रखें, अपने आप हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, डिलीवरी बाद नॉर्मल हो जाता है, कोई चिंता की बात नहीं। मैं तो अच्छे से डाइट लेती हूँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह और जो प्रोटीन हर चीज मतलब शामिल करते हैं डाइट में। हाँ, तब भी ये प्रॉब्लम है मेरे को। हाँ, तो एक बार एंटीनेंटल केयर के जो मैडम के पास तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है उनको दिखा के और फिर से ये सब जानकारी बता दे, कंप्लेंट बता दे। ठीक है? ओके सर, ओके। हाँ, अब हम ग्रुप में डाल देंगे कल की छुट्टी के। हाँ, थैंक यू सर। सर कोशिश कीजिएगा सर।